हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना लास्ट डेरिवेशन ट्रैफिक फ्लो का करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ट्रैफिक फ्लो में क्या है, देखिए। ट्रैफिक फ्लो है वी कंसीडर द फ्लो ऑफ कार्स ऑन अ लॉन्ग हाईवे, कि हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक हो जाता है, जो फ्लो ऑफ कार्स है, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले कुछ एजम्पशंस ले रखी हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। कि एक तो मैंने जो हाईवे है ना, उसको एक्स एक्सिस मान लिया, और मैं ये मान रही हूँ कि जो ट्रैफिक है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ आपके पास कि ये देखो, ये मेरा हाईवे है, इसको मैं एक्स एक्सिस मान रही हूँ। ठीक है, तो हाईवे है तो मेरा जो ट्रैफिक है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। दूसरा, मैंने मान लिया कि कार्स डू नॉट एंटर और लीव द हाईवे एट एनी वन ऑफ इट्स पॉइंट्स, कि बीच में से कहीं से नहीं, मतलब एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं से भी निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमने रो मान लिया डेंसिटी ऑफ कार्स। ठीक है, तो डेंसिटी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्स पर यूनिट लेंथ एट द पॉइंट एक्स ऑफ द हाईवे एट टाइम टी। तो इसका क्या मतलब है, आपका रोड डेंसिटी है। डेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे ये हाईवे है, इसके अंदर सपोज कर लो इतना पीस ऑफ रोड ले लिया, इतने पीस के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को मैंने रो से डिनोट किया। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। एक्स आपकी ये लेंथ हो गई और टी आपका टाइम हो गया एट टाइम टी। ठीक है, तो रो एक्स टी इज माई डेंसिटी विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्स पर यूनिट लेंथ एट द पॉइंट एक्स ऑफ द हाईवे एट टाइम टी। और क्यू एक्स टी है फ्लो ऑफ कार्स, मतलब कार्स का आना और जाना हाईवे के ऊपर, तो वो क्यू एक्स टी है। तो अब हमने पहले एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जरा स्टेट कर लें। ये हमने पहले भी यूज़ किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल सेम ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन है टोटल अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, की जिस भी क्वांटिटी का आप कंसीडर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कार्स हैं हमारी, तो टोटल अमाउंट ऑफ दी change in the total amount of physical quantity contained in any region must be equal to the flow of that quantity across the boundary। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी, दोबारा से देख लें ज़रा। ये है डोमेन डी। ठीक है, और पूरा अंदर का पोर्शन डोमेन होता है। जब बाउंड्री बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ ये बाहर की जो बाउंड्री है इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, या फिर इसको आप बोल दीजिए सरफेस है ये। ठीक है, तो जितनी चीज़ अंदर होगी उतनी ही तो बाहर जा सकती है। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि जो आपकी चीज़ अंदर है, अंदर के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया चेंज इन द टोटल अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्ड इन द रीजन। तो जितना कैपिटल डी जो मैंने आपका बनाया था डोमेन, उसके अंदर जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जितनी रखी हुई है, ठीक है, वही बाहर निकल सकती है। तो वो जिस स्पीड, जितने चेंज उसके अंदर आएगा उस क्वांटिटी के अंदर, दैट इज इक्वल टू द फ्लो। वो फ्लो कहाँ से होगा, बाउंड्री से होगा। तो दैट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ द क्वांटिटी अक्रॉस द बाउंड्री। तो अब यहाँ पे इसको ना हम स्टेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई नंबर ऑफ कार्स। तो जितनी नंबर ऑफ कार्स एक हाईवे के ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है, वही कार्स होंगी जो हाईवे को लीव करेंगी। तो टाइम रेट ऑफ चेंज लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे चेंज वर्ड है, चेंज मतलब डेरिवेटिव। अब क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रही हूँ कि कितनी कार्स जो होंगी हाईवे को लीव करेंगी, तो डी बाई डी टी हो गया। ठीक है, तो डी बाई डी टी आ गया रेट ऑफ चेंज के लिए। और ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं, इसका मतलब हो गया कोई भी चीज़ है, जैसे अमाउंट पूछते हैं तो समझ लो मास है। मास है तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास हो गया डेंसिटी इंटू लेंथ। डेंसिटी के लिए मैंने रो यूज़ कर लिया, और लेंथ मतलब पूरे हाईवे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे माना हुआ है, तो उसके अंदर छोटा पोर्शन जो होगा वो डी एक्स हो गया, तो रो डी एक्स हो गया। और पूरा हाईवे कवर करना है तो इसको रो डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, तो रो डी एक्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब मैंने कोई भी दो सेगमेंट ले ली, कि x1 पॉइंट से एंटर किया और x2 पॉइंट से लीव किया, तो x1 से x2 के बीच में मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया जो कंजर्वेशन लॉ है उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे आई है। चेंज की जगह पे वर्ड आया डी बाई डी टी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्स बन गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्स, उसकी जगह अमाउंट की जगह पे आ गया रो एक्स टी इंटू डी एक्स आ गया। और क्योंकि पूरा हाईवे कवर करना है तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और उसकी कोई भी लिमिट दे दी x1 से x2 तक, क्योंकि हमने सेगमेंट जो है x1 x2 मानी हुई है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको यहाँ पे। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू, जो ये मेरे पास ऊपर आया था, मैं इस डी बाई डी टी को अंदर ले गई, क्योंकि हम, आपको पता है जितने डेरिवेशंस किए हमने सब में ये एजम्पशन ले रखी है कि इंटीग्रेशन का साइन और डिफरेंशिएशन जो है ये इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पे आ गया डेल रो बाय डेल टी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ये एक साइड निकली है आपकी कंजर्वेशन लॉ की। कंजर्वेशन लॉ ने कहा था ये जो रेट ऑफ चेंज है, दिस इज इक्वल टू
फ्लो, नेट फ्लो फ्रॉम दी बाउंड्री। अब नेट फ्लो मतलब जितना आना और जितना जाना उनका डिफरेंस, तो नेट फ्लो का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ फ्लो। डिफरेंस ऑफ फ्लो, फ्लो को हमने क्यू से डिनोट किया, तो इसका मतलब ये हो गया क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल जो है उनका डिफरेंस है। तो x1 से एंटर कर रही थी कार्स और x2 से बाहर जा रही थी, तो फ्लो ऑफ कार्स एंटरिंग एट x1 एंड फ्लो ऑफ कार्स लीविंग x2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नेट फ्लो निकल कर आ जाएगा। तो मेरा आ गया क्यू एक्स वन टी माइनस क्यू एक्स टू टी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, जो ये फ्लो आया ये भी और जो ऊपर रेट ऑफ चेंज निकाला था वो भी, तो दोनों इक्वेशन जो हमारी अभी अभी डिराइव हुई है इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखो क्यू एक्स वन टी माइनस क्यू एक्स टू टी, ये क्या बन गया, एक तरीके से एफ बी माइनस एफ ए टाइप है। इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं अगर, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और इसको x1 से x2 में इंटीग्रेट करूँ। देखो अगर किसी बच्चे को ये वाली क्वांटिटी जहाँ मेरी पेंसिल है समझ नहीं आ रही है ना, तो साइड में एक्सप्लेनेशन देखो, आप इसे कंसिडर कर लो। अब ये देखो डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डेल डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू, और जब उसके ऊपर लिमिट लोगे तो क्या आ जाएगा क्यू एट एक्स टू माइनस क्यू एट एक्स वन, और ये माइनस साइन बाहर है तो ये क्या बना देगा क्यू एट एक्स वन माइनस क्यू एट एक्स टू। ठीक है, तो ये आपके पास इससे आ गया। अब ये दोनों इंटीग्रेशन साइन इकट्ठे कर दिया आपने, राइट साइड का इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे ले आए तो इसको ऐड कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। फिर वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हम हर फॉर्मूले में हर डेरिवेशन में यूज़ करते आ रहे हैं, कि अगर टोटल इंटीग्रेशन किसी चीज़ की जीरो है तो इंटीग्रेंट भी जीरो, बिकॉज वी हैव एज्यूम इट टू बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इंटीग्रेंट जो होगा ये वैनिश हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिला, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल क्यू बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ एजम्पशंस लेते जाएंगे। देखो Q क्या है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कार्स है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि Q अगर मेरा फंक्शन है डेंसिटी का, ठीक है, और डेंसिटी किसका फंक्शन थी, x और t का, तो मैंने Q को मान लिया Q इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, मतलब रो की फॉर्म में है, तो Q इज इक्वल टू Q रो डाल दिया आपने यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या मिलेगा, देखो मेरे पास क्या आया एक, अच्छा इस ये जो एजम्पशन ली है कि Q इज़ अ फंक्शन ऑफ रो, ये हमने इसलिए ली है कि डेंसिटी ऑफ कार्स जो है सराउंडिंग अ गिवन कार कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ दैट कार। देखो Q है फ्लो, फ्लो मतलब किसी चीज़ का जाना, ठीक है ना, आउटफ्लो अगर हम ले रहे हैं तो एक गाड़ी कितनी स्पीड से निकल जाएगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक है। ठीक है, तो डेंसिटी, ट्रैफिक मतलब डेंसिटी है यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ कार्स जो होंगी ना वो एक गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करके रखती हैं। तो ये एक हमने ऑब्जर्वेशन से जो है ये वाली एजम्पशन ली है Q इज इक्वल टू क्यू रो। ठीक है, अब क्योंकि ये फंक्शन ऑफ रो है तो मैंने इन पर्टिकुलर उस फंक्शन को मान लिया रो वी, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपने ये तो एजम्पशन से ही ले रखी है, इन पर्टिकुलरली आपको यही करना है, Q इज इक्वल टू रो v लेना है। अब v है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रो। ठीक है, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब हमने रो, मतलब v जो है रो की फर्स्ट पावर पे ही डिपेंड करता है, सेकंड पावर पे नहीं करता। तो Q इज इक्वल टू रो वी रो आ गया आपके पास, क्योंकि मेरे पास क्या था, Q था रो वी, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रो, तो Q आ गया रो वी रो। अब ये वैल्यूज ना हम ऊपर डाल देंगे। देखो हमारी जो ऊपर इक्वेशन डिराइव हुई थी वो यही थी ना, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल क्यू बाय डेल एक्स। इसमें Q की जगह पे मैंने क्या डाला, क्यू रो हमने इसको माना हुआ था, या आप इसकी जगह पे डायरेक्ट डाल दो, स्मॉल क्यू की जगह पे रो वी रो डाल दो। ठीक है, तो रो वी रो क्या आ जाएगा, देखो मैं इसमें वैल्यू आपको डाल के दिखा देती हूँ। डेल रो बाय डेल टी, देखो मेरे पास है डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्यू था, और क्यू मेरा क्या लिया मैंने, रो वी लिया, और वी इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ रो, तो मैंने ये ले लिया। तो मेरा डेल क्यू बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो वी रो, यही आएगा ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखो रो को अपने पास रखा, डेल वी बाय डेल एक्स आ गया। ठीक है, अब वी को अपने पास रखा हमने, डेल रो बाय डेल एक्स आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ, मेरे को लगता है मैंने वी डैश रो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो वी डैश रो, ये एक मिनट रुक जाओ, देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया वी डैश रो, एक मिनट, ये डेल वी बाय डेल रो है, इसको भी मैं डेल बाय डेल रो बाय डेल एक्स कर लूँगी। ठीक है, तो मेरा ये क्या बन गया, रो डेल बाय डेल रो ऑफ वी रो बन जाएगा वी डैश रो डेल रो बाय डेल एक्स, और ये वाला वी रो मेरा एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन निकाल लो जो निकल रहा है, तो मेरा आ गया रो वी डैश रो प्लस वी रो, और बाहर रह गया डेल रो बाय डेल एक्स। ठीक है, तो देखो मैंने यही ले रखा होगा यहाँ पे, ये देखो वी रो प्लस रो वी डैश रो डेल रो बाय डेल एक्स आ गया यहाँ पे, इसको मैंने मान लिया सी रो। ठीक है बेटा, तो ये डेरिवेटिव ही लिया हुआ है हमने, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर मैंने यहाँ साइड में करके भी दिखा दिया, इसको मैंने सी रो मान लिया, तो मेरा आंसर आ गया डेल रो बाय डेल टी प्लस सी रो डेल रो बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर सी रो इज दिस टर्म।
राइट, ये पूरी इक्वेशन मेरी बी बन गई। ठीक, अब देखिए इन जनरल जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रो होती है। रो है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब समझ लो ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो अपने आप गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो इसका मतलब वी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रो। ठीक है, अब रो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी है, अब मैंने उसको डेंसिटी को ग्रेटर देन जीरो माना हुआ, तभी ट्रैफिक होगा। ठीक है, तो अब सपोज कर लो डेंसिटी जो है ना मेरी रो ग्रेटर देन जीरो है। मान लीजिए डेंसिटी मेरी जीरो से मैक्सिमम रो एम तक जाती है, रो एम इज रो मैक्स है। ठीक है, रो एम तक जा रही है। अब तो वेलोसिटी मेरी क्या है, इसका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब रो यहाँ पर मिनिमम है और रो यहाँ पर मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम आएगी और वेलोसिटी इस पॉइंट पे मिनिमम आएगी। मतलब जब रो जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब रो मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मेरी मिनिमम होगी। ठीक है, क्योंकि उसका डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। राइट, तो यही सब चीज़ें मैंने लिख दिया। वी मैक्स एग्जिस्ट एट रो इक्वल टू जीरो और वी मिन एग्जिस्ट एट रो मैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी मिनिमम, अच्छा वी मिनिमम का क्या मतलब है, मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी मतलब समझ लो मिनिमम स्पीड ही समझ लो, क्योंकि दोनों में क्या फ़र्क है स्पीड में और वेलोसिटी में, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड कम मिनिमम कितनी हो सकती है जब गाड़ी रुकी हुई हो, यानी कि ज़ीरो। तो वी मिनिमम हो गई ज़ीरो। तो इसका मतलब वी की वैल्यू ज़ीरो होती है जब डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मैं ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे ग्राफ बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे v की वैल्यूज़ मिल गई हैं तो मैं उससे ग्राफ बना लूँगी। तो देखो मैंने यही कहा कि जब रो ज़ीरो है तो v मैक्सिमम है, इसलिए रो इक्वल टू ज़ीरो पे मेरे पॉइंट मिल गया v मैक्स। और जब रो मैक्सिमम है तो मेरा रो m हुआ, तो वेलोसिटी ज़ीरो है इसलिए पॉइंट ये आ गया। तो मैंने इन दोनों पॉइंट से अपना ग्राफ बना दिया v और रो के बीच में। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। देखो रो ज़ीरो है तो v की वैल्यू v मैक्स है, और रो अगर m है, रो मैक्सिमम है, तो v की वैल्यू मिनिमम आ जाती है, यानी कि ज़ीरो आ जाती है। तो ग्राफ बनाओ जरा, v ये रहा और रो ये रहा, वैल्यू प्लॉट करो। रो इक्वल टू ज़ीरो यहाँ होगा और रो इक्वल टू रो m यहाँ होगा। ठीक है, रो इक्वल टू ज़ीरो पे v मैक्स है तो ये पॉइंट आ गया v मैक्स, और रो इक्वल टू m पे आपकी वैल्यू v मिनिमम है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। तो धीरे धीरे करके नीचे आया होगा ग्राफ। ठीक है, तो मेरा ये ग्राफ बन गया v और रो के बीच में। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही मुझे ग्राफ बनाना है Q और रो के बीच में। Q है फ्लो ऑफ कार्स और रो है आपका ट्रैफिक डेंसिटी। तो Q है मेरा रो v, ये हमारी एजम्पशन से हमने ऊपर लिया हुआ था। अब देखो रो की वैल्यू या तो रो जीरो से रो मैक्सिमम के बीच में सर्कुलेट कर रही है। तो रो की वैल्यू अगर जीरो आई तो मैंने इस इक्वेशन में Q इक्वल टू रो वी में रो को जीरो डाला तो Q जीरो आ गया। और अगर मैं रो को रो m डाल देती हूँ इसके अंदर तो मेरा आ जाएगा Q इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, Q इज इक्वल टू रो v है। जब मैं रो की वैल्यू ज़ीरो डालूंगी तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू ज़ीरो वी, यानी कि ज़ीरो। तो यानी कि रो की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो Q की वैल्यू भी ज़ीरो आ रही है। अब देखो रो की दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, रो मैक्स। Q की वैल्यू रो मैक्स डाल दी तो मेरा आंसर आ गया रो मैक्स इंटू वी। बट मुझे पता है कि व्हेन रो इज मैक्सिमम वेलोसिटी इज ज़ीरो, तो मेरा v ज़ीरो डल जाएगा रो मैक्स के ऊपर, तो मेरा फिर से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो मुझे क्या पता चला कि अगर मैं अब ग्राफ बना दूं Q और रो के बीच में, तो ये पॉइंट है जहाँ पे रो ज़ीरो है और ये पॉइंट है जहाँ पे रो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर भी Q की वैल्यू ज़ीरो है और इस पॉइंट पे भी Q की वैल्यू ज़ीरो है। तो मेरा ग्राफ कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा मैक्सिमा का पॉइंट। सपोज कर लो मेरी ये Q मैक्स है और ये रो की कोई एक वैल्यू थी, सपोज कैपिटल M। तो मेरे को पॉइंट मिल गया कि रो M पर, रो कैपिटल M पर मेरी Q की वैल्यू Q मैक्स होती है। समझ आ गई। ग्राफ भी बना लिया और पॉइंट भी निकाल लिया। तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रो टिल रो M एंड रो M से रो स्मॉल m के अंदर Q जो है डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, आपने इक्वेशन बी में सी रो किसको माना था, वी रो प्लस रो वी डैश रो को, और इसके अंदर v मुझे पता चला डिक्रीजिंग फंक्शन है रो का। तो इस डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि उसका डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। आपको याद है ना सबको कि इफ f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो f डैश x जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर डिक्रीजिंग है तो f डैश x लेस देन जीरो होता है। अब मुझे पता चला कि मेरा कौन था, v की बात कर रहे हैं ना, v इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रो। तो इसका मतलब v डैश रो जो है मेरा लेस देन जीरो होगा।
ठीक है, अब मैं वी डैश रो अगर लेस देन 0 इस इक्वेशन में डाल दूंगी जहां मेरी पेंसिल है, तो ये वी डैश रो एक नेगेटिव नंबर निकल आया। डेंसिटी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब मैं वी रो के अंदर से कोई नंबर माइनस कर रही हूँ, तो वो नंबर छोटा हो रहा है, तो सी रो जो होगा वो लेस देन वी रो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सी रो इज लेस देन वी रो का क्या मतलब है, वी थी कार वेलोसिटी, अब सी रो हो गई। अगर इसको आप वेव्स की फॉर्म में देखोगे तो प्रोपागेशन वेलोसिटी इज लेस देन दी कार वेलोसिटी। अब प्रोपगेशन वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेव्स प्रोपगेट्स बैकवर्ड थ्रू दी स्ट्रीम्स ऑफ कार्स एंड ड्राइवर्स आर वार्न्ड ऑफ डिस्टर्बेंसेस अहेड। मतलब ट्रैफिक अगर आगे ज़्यादा है तो अपने आप स्पीड स्लो होगी और ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे डिस्टर्बेंस है। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक बात। अब एक थोड़ी सी बातें और लिखी हुई हैं। सिंस फ्रॉम द ग्राफ ऑफ क्यू विद रो, हमने देखा था क्यू का जो ग्राफ था ऊपर, हमने देखा था उसके अंदर यहाँ पे ये रहा ना ग्राफ, कि यहाँ पर हमने देखा कि 0 से ये वाला जो रो एम है, रो कैपिटल एम तक क्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस पॉइंट पे क्यू मैक्स पे यहाँ पर जो है ये फंक्शन स्टेशनरी हो जाता है और फिर नीचे डिक्रीजिंग बनना शुरू हो जाता है। ये हमने ग्राफ में देखा था। तो इसका मतलब जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्यू का डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो सी रो इक्वल टू क्यू डैश रो जो है, क्यू डैश रो ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो कहाँ था, ये 0 से रो एम के बीच में, और नेगेटिव कहाँ था, ये रो एम से रो कैप स्मॉल एम के बीच में, तो वहाँ नेगेटिव हो गया और रो एम पे इसकी वैल्यू 0 आ गई सी रो की। ठीक है, और ये सिर्फ ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है आपके लिए। ऑल दिस मीन्स दैट द वेव प्रोपोगेट फॉरवर्ड रिलेटिव टू द हाईवे इन द रीजन 0 टू रो एम। मतलब जब ट्रैफिक थोड़ा कम है तो वेव्स भी आगे की तरफ ही जा रही हैं हाईवे पे, और जैसे ही स्टेशनरी हो जाएंगी रो एम पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद वेव्स जो होंगी बैकवर्ड चलना शुरू कर देंगी जब आपका नेगेटिव था वो, तो रो एम से रो एम के इंटरवल में वो नेगेटिव हो जाएगी चीज़। ठीक है, अब इक्वेशन बी पे एक बारी दोबारा से आ जाए। हमारी इक्वेशन बी थी डेल रो बाय डेल टी प्लस सी रो डेल रो बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ना हमें सॉल्व करना है। अब देखो बुक में ना ये इतना डिफिकल्ट तरीके से लिखा हुआ है और चीज़ बहुत ईजी है। देखो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं अगर ट्रैफिक डेंसिटी की इक्वेशन को, तो देखें ज़रा ये कैसे होगा। आपके पास है डेल रो बाय डेल टी प्लस सी रो डेल, क्या है आपके पास, डेल रो बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। इसकी ज़रा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो क्या होगी। देखो नीचे डी टी है, डेल टी है तो ये डी टी अपॉन समथिंग आ जाएगा, डेल एक्स है तो डी एक्स अपॉन समथिंग आ जाएगा, और ऊपर रो है तो डी रो, मतलब एक्स और डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डी टी अपॉन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डेल रो बाय डेल टी विच इज़ 1, और डेल रो बाय डेल एक्स है तो डी एक्स के नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डेल रो बाय डेल एक्स विच इज़ सी रो, और डेल रो इज अपॉन राइट साइड होगी जो कि 0 है। तो यहाँ से क्या मिल गया, डी रो इक्वल टू 0, यानी कि रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बुक ने इस कॉन्स्टेंट को ले लिया है एफ जाई, तो मेरा आ गया रो इक्वल टू एफ जाई। ठीक है, अब मेरे को डी टी अपॉन 1 और डी एक्स अपॉन सी रो को सॉल्व करना है। तो मैंने इनको जब सॉल्व करने लगी तो मैंने इन दोनों को अलग से उठा लिया। अब ये सी रो है ना, रो की जगह मैंने ये एफ जाई डाल दिया, तो मेरे पास आ गया डी टी अपॉन 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी एफ जाई। सी एफ जाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों इक्वेशंस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले एक सब्सटीट्यूशन ले ली कि सी ऑफ एफ जाई मेरा कैपिटल एफ जाई है। ये बुक में सब्सटीट्यूशंस ली हुई हैं तो हमने भी ले ली हैं। तो एफ जाई डी टी इक्वल टू डी एक्स आ गया। तो हमारे पास एफ जाई डी टी इक्वल टू डी एक्स है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे अब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एफ जाई डी टी इक्वल टू डी एक्स है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लो, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा इक्वल टू एफ जाई डी टी का भी कोई इंटीग्रेशन इसने लिया होगा ज़रूर। अच्छा सॉरी, एफ जाई तो कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू डी टी इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये टी आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या तो राइट साइड पे डाल लो या लेफ्ट साइड पे डाल दो। मैं इधर डाल देती हूँ, है ना, इधर डाल देते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस एफ जाई टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को आप c1 c2 जो मर्जी ले लो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया x माइनस एफ जाई टी इज इक्वल टू c2। हमने सीधा मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक लगा रखा है। अब इसके ऊपर मैंने इनिशियल कंडीशन लगाई रो एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों पे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो हमारा पहले वाला जो इंटीग्रल आया था वो आया था ये रो इक्वल टू एफ जाई। इसके ऊपर आप कंडीशन लगाइए ये वाली, रो एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो रो की जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स आ जाएगा मेरा एफ जाई के बराबर। एफ जाई के बराबर आ गया, ये मेरी पहली कंडीशन बन गई। फिर यही सेम इनिशियल कंडीशन आपने दूसरे में भी डाल दी।
यही सेम इनिशियल कंडीशन आपने दूसरे में भी डाली है। दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या है, x इक्वल टू C2 प्लस एफ जाई रो। इसके अंदर भी आप जब ये वाली कंडीशन डाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, देखो टाइम t को आपने 0 डाल दिया और तो ये x इक्वल टू C2 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करते थे, ये जो इनिशियल कंडीशन डालने के बाद दो इक्वेशन आई हैं, इन दोनों के बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे सी कॉन्स्टेंट्स के बीच में। तो आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, 1 और 2 को, इन दोनों को देख के आपको पता चल रहा है कि आपका रिलेशन क्या है, x की जगह C2 डाल दो तो आपका f ऑफ C2 इक्वल टू एफ ऑफ जाई आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ C2 इक्वल टू एफ ऑफ जाई आ गया तो आपका C2 इक्वल टू जाई आ जाएगा। अब C2 की और जाई की वैल्यू इनिशियल ओरिजिनल जो इक्वेशन थी वहां से डाल दीजिए। तो C2 की मेरी ओरिजिनल वैल्यू आई हुई थी x माइनस एफ जाई टी, तो मेरा आ गया x माइनस एफ जाई टी इक्वल टू जाई। तो यहाँ से मेरे को मिल गया x इक्वल टू जाई प्लस एफ जाई टी। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन निकल आया। अब इसने थोड़ा सा ग्राफ को और एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखो मेरा C डैश रो क्या था, मेरा C रो था, Q रो, तो C डैश रो था, Q डबल डैश रो जो हमारा ऊपर आया होगा ये। अब ये क्योंकि हमारा Q जो था डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया था तो इसका डबल जो भी था ये Q डबल डैश रो जो निकला ये लेस देन जीरो हो गया आपका। लेस देन जीरो है तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, क्योंकि कॉन्वेक्स फंक्शन कहता है डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए और कॉन्केव फंक्शन कहता है डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो Q रो एक कॉन्वेक्स फंक्शन बन गया। ठीक है, तो सिंस C डैश रो इज लेस देन जीरो, C रो इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रो आ जाएगा। इन सब से क्या मीनिंग निकला, ये एक ऑब्जर्वेशन से निकाला हुआ मीनिंग है। दिस मीन्स दैट द ब्रेकिंग अकर्स एट द लेफ्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉक एट द बैक. Wave propagates slower than the cars, so drivers enter such that the local density increases from the behind. They must decelerate rapidly through the shock, but they speed up slowly as they get out from the crowded area. आपने देखा भी होगा, ये लिखा भी है बुक के अंदर कि ये ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकले हुए हैं कि आपने देखा होगा कि अगर एरिया क्राउडेड होता है तो स्पीड कम हो जाती है, पर जैसे ही थोड़ी सी जगह हमें मिलती है क्राउडेड एरिया के अंदर तो हम एकदम से ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये इसने इन सबको मैथमेटिकली समझाया हुआ है। तो आपका जो डेरिवेशन था ये ट्रैफिक फ्लो का वर्ड टू वर्ड बुक के अंदर जो था मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके 2 क्वेश्चंस भी हैं बुक के अंदर, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।